अच्छा जी, प्रैक्टिस टू पास के हैंड आउट का क्वेश्चन नंबर 4 है, लेबर कॉस्टिंग से रेलेवेंट। इसमें लिखा हुआ है जिरकॉन लिमिटेड ZL मैन्युफैक्चर्स एंड सप्लाइज फुटबॉल्स फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द कंपनीज रिकॉर्ड्स। कंपनी के रिकॉर्ड से कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी हुई हैं। Number of skilled workers 250, standard working hours per month 200, actual hours per unit of product 1.5, standard labor rate per hour rupees 42, variable overheads rate per labor hour 75. The company manufactures 40,000 footballs per month. Overtime is paid to the workers at the rate of 75% over and above the standard wage rate. In order to increase the production efficiency and reduce the cost of conversion, the management is currently evaluating various wage incentive plans. The production manager has suggested the following options to the management. ठीक है, आगे ऑप्शंस पढ़ना जरा मुझे 1 मिनट देना, मैं 1 मिनट के लिए पॉज कर रहा हूँ वीडियो। हाँ जी, देखो ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया हुआ है एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए, इंट्रोड्यूस अ पीस वेज सिस्टम एट द रेट ऑफ ₹72 पर यूनिट, यानी कि एक यूनिट बनाने के ₹72। इट इज एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव द करंट प्रोडक्शन एफिशिएंसी फ्रॉम 65% टू 78%। इससे एफिशिएंसी 65 से 78% पर चली जाएगी। ऑप्शन नंबर 2, इंट्रोड्यूस अ मंथली ग्रुप बोनस प्लान विद अ गारंटीड वेज ऑफ ₹48 per hour based on a standard hour of 1.4 hours per unit of product. This plan is expected to reduce the overtime by 60%. इस दूसरे प्लान के हिसाब से जो ओवरटाइम है वो 60% से कम हो जाएगा। रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है evaluate the above options in contrast with the existing scheme and advise the management about the most economical option। 15 मार्क्स, यानी कि आपने 3 वर्किंग्स करनी है, एक ऑप्शन 1, एक ऑप्शन 2 और एक करंट या एग्जिस्टिंग। ठीक है ना। अच्छा जी, अब मैं ज़रा यहाँ पर वर्किंग्स करता हूँ, आप लोग जो है वो बस यहाँ पर बोर्ड पे देखते रहो ताकि आराम से सॉल्व हो जाए क्वेश्चन। कैलकुलेटर अपने हाथ में रखना, फिर कॉपी एक साथ कर लेना, सही है ना। देखो एग्जिस्टिंग वर्किंग करते हैं हम। एग्जिस्टिंग वर्किंग अगर हम करते हैं ना, यार एग्जिस्टिंग वर्किंग से पहले अच्छा जी, एग्जिस्टिंग की अगर हम बात करते हैं ना, तो एग्जिस्टिंग में क्या है, अभी अभी क्या हो रहा है, अगर आप ये करंट सिचुएशन पढ़ते हो यहाँ तक, तो इसमें आपको लिखा हुआ है कि द कंपनी मैन्युफैक्चर्स 40,000 फुटबॉल्स पर मंथ। कंपनी 40,000 फुटबॉल्स बनाती है। दूसरी चीज, ये जो ऊपर आपको टेबल दिया हुआ है, ये जो ऊपर आपको टेबल दिया हुआ है, इसमें ये भी मेंशन्ड है कि एक्चुअल आवर्स पर यूनिट जो है ना वो 1.5 आवर्स है। सही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे टोटल एक्चुअल आवर्स अभी लगते हैं फुटबॉल्स बनाने के लिए, वो होंगे 40,000 फुटबॉल्स में बनाता हूं, और एक 1.5 आवर्स में अगर बने तो टोटल 60,000 आवर्स अभी लगते हैं। सही है। दूसरी बात, हमारे पास स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स पर मंथ भी दिए हुए हैं जो कि 200 है। स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स जो है वो 200 पर मंथ है। ठीक है। और नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स 250 है। अच्छा, स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स जो है वो जनरली पर लेबर होते हैं, यानी कि एक बंदा जो है वो लेबर जो होगा वो इतनी देर काम करेगा। तो कंपनी में अगर 250 लोग हैं
और कंपनी के हिसाब से एक बंदे को 200 घंटे काम करना चाहिए या 200 घंटे वो काम करवाएगी कंपनी, तो उसके जो स्टैंडर्ड आवर्स होंगे ना, स्टैंडर्ड आवर्स, यानी कि कंपनी की जो नॉर्मल एक्सपेक्टेशन थी वो ये थी कि यार हम 250 लोग रखेंगे और हर बंदा 200 घंटे काम करेगा और मिल मिलाकर 50,000 घंटे काम होगा। लेकिन एक्चुअली 50,000 घंटे काम नहीं हुआ, बल्कि 50,000 से ज़्यादा काम हुआ। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई अगर लेबर ने 60,000 आवर्स काम किया है और जनरली शुरू में एक्सपेक्टेशन ये थी कि लेबर जो है वो 50,000 घंटे काम करेगा, तो लेबर ने 10,000 घंटे ओवर टाइम किया होगा। ओवर टाइम क्या होता है? जो नॉर्मल या जो आपका एक्सपेक्टेड टाइम था या जो आपने सोचा था उसके ऊपर लेबर ने जो टाइम लगाया है उसको हम ओवर टाइम कहते हैं। ओवर टाइम को परसेंटेज में निकालना है, ओवर टाइम को परसेंटेज में निकालने का कोई अभी फायदा है नहीं। हाँ हाँ, ये कह सकते हो, ये कह सकते हो, बिल्कुल ऐसा कह सकते हो। देखो कंपनी ने अपने पास एक एस्टिमेट बनाया हुआ था ना कि भाई 250 लोग होंगे, हर बंदा जो है उसको 200 घंटे उससे काम करवाऊंगा, लेकिन एक्चुअली जो 40,000 फुटबॉल्स बनाई हैं उसके लिए ज़्यादा टाइम लगा है, 60,000 आवर्स लगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि 10,000 घंटे की ज़्यादा कंपनसेशन पे की होगी, ओवर टाइम किया होगा, ओवर टाइम का रेट जनरली अलग होता है। तो इस तरह से हमें ये पता चल गया कि भाई लेबर ने जो है ना वो जो नॉर्मली तय हुई हुई बात थी उससे कितना ज़्यादा काम किया। अब लेबर को हमने जो है ना एक रेट भी बताया हुआ था। अगर आप बॉक्स देखते हो तो उसमें आपको नज़र आ रहा होगा स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आवर ₹42, यानी कि लेबर को बोला हुआ था कि भाई मैं आपको 1 घंटे के जो है ना 42 रुपये 42 रुपीज़ दूंगा। उसके बाद शुरू के ही पैराग्राफ है, ऑप्शन 1 और 2 पे नहीं जाते, शुरू के ही पैराग्राफ में आप ये देखो कि क्या लेबर ओवर टाइम करेगा तो भी 42 रुपीज़ ही मिलेंगे? 75% एक्स्ट्रा मिलेगा। ओवर टाइम इज पेड टू दी वर्कर्स एट द रेट ऑफ 75% ओवर एंड अबव द स्टैंडर्ड वेज रेट। तो एक तो इसका नॉर्मल वेज रेट होगा, नॉर्मल रेट जो है वो इसका 42 है, और इसका जो ओवर टाइम रेट होगा वो 42 मल्टीप्लाइड बाई 1.75, कितना? 42 को 1.75 से बढ़ाओगे ना, 75% ज़्यादा, 75% ओवर एंड अबव द स्टैंडर्ड वेज रेट 73.5। देखो एक्स्ट्रा देना है, जब कोई ओवर टाइम करता है तो उसको नॉर्मल से ज़्यादा पैसे मिलते हैं, जब कोई ओवर टाइम करता है तो उसको नॉर्मल से ज़्यादा पैसे मिलते हैं। आप 75% नहीं लोगे, आप 1.75 बढ़ाओगे 75% से। अच्छा कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना ज़रा, 73.5 का और 31.5। ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा होता है ना नॉर्मल से ज़्यादा, इसको हम ओवर टाइम प्रीमियम कहते हैं। देखो ओवर टाइम रेट अगर सवाल बोले ना वो 73.5 है, लेकिन अगर सवाल बोले ओवर टाइम प्रीमियम कितना है, प्रीमियम का मतलब होता है एक्स्ट्रा या ओवर दी नॉर्मल, तो हमारा जो प्रीमियम होगा ना वो 31.5 है। हमारा ओवर टाइम प्रीमियम जो है ना वो 31.5 है। प्रीमियम का मतलब होता है आम हालात से कितना ज्यादा दे रहा हूं। आम हालात में 42 देता हूं, ओवर टाइम में 73.5 देता हूं, यानी कि ओवर टाइम के वक्त में 31.5 ज्यादा देता हूं। तो जितना ज्यादा देता हूं सिर्फ उस हिस्से को ओवर टाइम प्रीमियम कहते हैं, सिर्फ उस हिस्से को ओवर टाइम प्रीमियम कहते हैं जो मैं ज्यादा देता हूं। ठीक है। अब अगर एग्जिस्टिंग लेबर की कॉस्ट कैलकुलेट करें या टोटल ही कॉस्ट कैलकुलेट करें तो हम ये कहेंगे कि भाई 50,000 घंटे जो होंगे उसके पैसे मिले होंगे किस हिसाब से? 42 के हिसाब से। क्या खर्चा बना होगा? सही है, 21000000। और फिर 10,000 घंटे जो है वो ओवर टाइम किया, और जो 10,000 घंटे मैंने ओवर टाइम किया ना उस 10,000 घंटे के पैसे मिले होंगे किस हिसाब से? 73.5 के हिसाब से। 73.5 के हिसाब से कितना बनता है? 7,35,000। इसके अलावा एग्जिस्टिंग कोई और खर्चा हुआ होगा? इसके अलावा और कोई खर्चा एग्जिस्टिंग हुआ होगा? फुटबॉल बनाने में कौन सा है? वेरिएबल ओवरहेड्स है। वेरिएबल ओवरहेड्स 75 है पर आवर। अब इसको 50,000 से मल्टीप्लाई करूं या 10,000 से?
दोनों से 60,000 से करेंगे, बिल्कुल 60,000 से करेंगे, क्योंकि चाहे ओवर टाइम हुआ हो चाहे नॉर्मल काम हुआ हो, आपका जो है वो ओवर हेड्स तो अकर हुआ ही होगा, और वो 75 से हुआ होगा, तो 60,000 इंटू 75 इज 4.5 मिलियन। ये एक और खर्चा हुआ। तो अब बताओ एग्जिस्टिंग टोटल खर्चे कितने हुए? सेवन थ्री थ्री फाइव डबल जीरो या ट्रिपल जीरो? ट्रिपल जीरो। सही है, ये एग्जिस्टिंग खर्चे हैं, और कोई खर्चा नहीं दिया सवाल में। इसमें कोई मसला तो नहीं है ना? अच्छा, अब अगर हम ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, तो उसमें लिखा हुआ था इंट्रोड्यूस अ पीस वेज सिस्टम एट द रेट ऑफ ₹72 पर यूनिट। यानी कि मैं ये सोच रहा हूँ कि यार ये जो पर आवर पैसे देता था ना 1 घंटा काम करने के इतने, तो इसमें होता ये था लेबर आराम आराम से काम करता था, आराम आराम से काम करता था ताकि उसका टाइम ज़्यादा लगे, तो उसको पर आवर रेट्स के हिसाब से जो है वो ओवर टाइम वगैरह भी मिले। तो अब कंपनी ये सोच रही है कि इसको ख़त्म करते हैं, लेबर को ये बोल देते कि भाई आप एक फुटबॉल बनाओगे आपको 72 रुपीज़ दे देंगे। इससे हो एक फुटबॉल बनाने के पर यूनिट, पर आवर नहीं। अब मैं उसको बोलूँगा एक फुटबॉल बनाओगे तो 72 रुपीज़ दूंगा, पर यूनिट लिखा हुआ है। अब इसकी वजह से क्या होगा, आगे लिखता है कि इट इज एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव द करंट प्रोडक्शन एफिशिएंसी फ्रॉम 65% टू 78%। ऐसा करने से लेबर की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होगी। वो अभी 65% एफिशिएंसी पर काम कर रहा था, अब वो 78% पर जाएगी। अच्छा, अभी भी लेबर इनएफिशिएंट ही कहलाएगा इसलिए क्योंकि 100% जो है वो तुम समझ लो ब्रेक इवन होता है, उससे कम यानी कि लेबर का जो एक्चुअल टाइम है वो ज़्यादा है। ठीक है ना? अब हम एक काम करते हैं ना, पहले हम क्या कहते हैं ये देखते हैं कि भाई हमारा एफिशिएंसी रेशियो जो है ना, ऑप्शन नंबर 1 पर आते हैं। देखो हमारा जो एफिशिएंसी रेशियो होता है ना, वो कैलकुलेट कैसे होता है? एफिशिएंसी रेशियो इज इक्वल्स टू, बताओ, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स इनटू 100%। एफिशिएंसी रेशियो कैलकुलेट होता है एज स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स मल्टी डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स इनटू 100%। ऑप्शन नंबर 1 पर आने से पहले, ऑप्शन नंबर 1 पर आने से पहले मेरा जो एफिशिएंसी रेशियो था वो कितना था? 65%। तो मैं देखो यहां पे लिखता हूं 65%। अच्छा, ऑप्शन नंबर 1 पर आने से पहले लेबर ने 40,000 फुटबॉल्स जो बनाए उस पर टाइम कितना ना लगाया? एक्चुअल कितना टाइम लगाया लेबर ने? 60,000 आवर्स लगाया। तो आप स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स को छोड़ो और आप 60,000 एक्चुअल आवर्स की जगह लिखो। अब मुझे बताओ कि स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स कितने आएंगे? 60,000 का 65% है ना? सॉरी, 39,000। ठीक है, देखो हमें एफिशिएंसी रेशियो पता है, करंट हमें एक्चुअल आवर्स पता है, तो हमारा स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट 39,000 आ रहा है। अभी मैं ऑप्शन नंबर 1 पर नहीं गया, हाँ ये वर्किंग भी ऑप्शन नंबर 1 की नहीं है। अच्छा, अब यहां पर एक सवाल पैदा होता है, सवाल ये पैदा होता है कि सर इस रेशियो के हिसाब से स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स 39,000 आवर्स आ रहे हैं, इसका मतलब इस रेशियो के हिसाब से आप ये कहना चाह रहे हो सर कि जो लेबर है ना उसने जो काम किया है वो 39,000 आवर्स में होना चाहिए कंपनी के हिसाब से, और लेबर ने वो किया कितनी देर में? 60,000। इसलिए लेबर क्या था, एफिशिएंट या इनएफिशिएंट? इनएफिशिएंट। सर मेरा सवाल ये है कि ये स्टैंडर्ड आवर्स 50,000 आ रहे थे, ये भी तो अभी के थे,
और यहां पर ये जो स्टैंडर्ड आवर्स आ रहे हैं ये तो 39 आ रहे हैं, ये तो आपस में मैच ही नहीं कर रहा। आप तो ऑप्शन नंबर 1 पर गए ही नहीं हो। क्या आंसर हो सकता है इसका बताओ? तुम वर्कर्स फुटबॉल्स ही तो बना रहे हो, और क्या करेंगे, और खेलेंगे थोड़ी। मैच क्यों नहीं कर रहा? देखो मेरा सवाल सुनना, अभी हम ऑप्शन नंबर 1 पर तो गए ही नहीं है ना, अभी तो हम जो है वो एग्जिस्टिंग केस को ही डिस्कस कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग केस का एफिशिएंसी रेशियो 65% दिया हुआ है। 65% के हिसाब से अगर हम एक्चुअल आवर्स, लेबर ने 60,000 आवर्स काम किया, ये तो तय बात है, ठीक है। इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेशंस करते हैं तो हमारे पास स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल यूनिट 39,000 आवर्स आ रहे हैं, लेकिन ऊपर तो 50,000 लिखा हुआ था। ऐसा क्यों डिफरेंस आ रहा है? क्योंकि यूनिट्स डिफरेंट होंगे। सुनो जरा गौर से, देखो यहां पर मैं एक वर्किंग करता हूं, यहां पर एक छोटी सी मैं वर्किंग करना चाहूंगा। देखो एक चीज आपकी होती है स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट, लेट से वो है 2 आवर्स, और एक होती है स्टैंडर्ड यूनिट, एक होती है स्टैंडर्ड यूनिट लेट से 10। ये स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या है कि कंपनी के हिसाब से 10 चीजें बनेंगी और कंपनी के हिसाब से एक चीज 2 घंटे में बनेगी। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो क्या आता है? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर स्टैंडर्ड यूनिट्स आता है, जो कि 20 आएगा। यानी कि कंपनी के हिसाब से 10 चीजें जो है वो 2 घंटे के हिसाब से 20 घंटे में बननी चाहिए, ठीक है। और एक चीज होती है एक्चुअल आवर्स पर यूनिट जो है, एक्चुअल आवर्स पर यूनिट जो है वो लेट से आपके पास जो है वो 4 आ रहे हैं, और एक्चुअल यूनिट्स जो है ना वो 5 आ रहे हैं। तो आपके पास एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स, यानी कि वर्कर्स ने इफेक्टिवली कितने घंटे काम किया? 20 घंटे। आपका एफिशिएंसी रेशियो क्या निकलेगा इस हिसाब से? देखो 4 चीजें होती हैं, 4 चीजें। एक है स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट, वो मैंने लिखा हुआ है 2 आवर्स। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कंपनी के हिसाब से एक चीज 2 घंटे में बन जानी चाहिए। फिर दूसरी चीज है स्टैंडर्ड यूनिट्स, कंपनी के हिसाब से मजदूर लेट से एक दिन का डेटा है तो एक दिन में 10 फुटबॉल्स या 10 चीजें बनाएगा। फिर एक चीज होती है स्टैंडर्ड आवर्स और स्टैंडर्ड यूनिट्स। स्टैंडर्ड आवर्स और स्टैंडर्ड यूनिट्स का मतलब है कि कंपनी के हिसाब से 10 चीजें बनेंगी तो एक चीज 2 घंटे में, तो 10 चीजें 20 घंटे में बनेंगी। फिर होता है एक्चुअल का मतलब ये होता है कि एक्चुअल आवर्स और एक्चुअल यूनिट 4 घंटे का मतलब ये है कि कंपनी के हिसाब से लेबर ने जब एक्चुअली चीजें बनाई ना तो एक चीज 4 घंटे में बनाई। एक्चुअल यूनिट्स, लेबर ने जब चीजें बनाई तो लेबर ने 5 चीजें बनाई। तो एक्चुअल आवर्स और एक्चुअल यूनिट्स 20, यानी कि उसने 5 चीजें बनाई, 4 घंटे के हिसाब से 20 घंटे में बनी। अब मुझे बताओ अगर ये डेटा हो तो एफिशिएंसी रेशियो क्या आएगा? एफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स होते हैं इफेक्टिवली। तो बताओ क्या आएगा? क्या मैं 20 डिवाइडेड बाय 20 कर दूं? नहीं, मुझे क्या करना होगा? मुझे स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स चाहिए होते हैं। यानी कि मैं ये देखता हूं कि कंपनी के हिसाब से जो लेबर ने 5 चीजें बनाई हैं वो 2 घंटे के हिसाब से कितनी देर में बननी चाहिए और लेबर ने कितनी देर में बनाई है, तो 50% आता है। तो बात सारी ये है कि ये जो स्टैंडर्ड आवर फॉर स्टैंडर्ड यूनिट है और जो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स है ये डिफरेंट हो सकता है। स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल यूनिट्स आपका प्योर बजट होता है, या आप इसको अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के चैप्टर के साथ लिंक करो तो एक आपका ओरिजिनल बजट होता है, उसको फ्लेक्स बजट पे लेकर आते हैं। तो ये है आपका ओरिजिनल बजट जो कि फिक्स बजट है, ठीक है। उसकी फिर फ्लेक्सिंग हुई, फ्लेक्स बजट बनाते हैं और फ्लेक्स को एक्चुअल से कंपेयर करते हैं। वो काम हो रहा है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स। इस सवाल में क्या है? इस सवाल में आपके पास ये जो यहां पर 50,000 आ रहे थे, यहां पर जो 50,000 आ रहे थे, ये 50,000 क्या थे? ये स्टैंडर्ड आवर्स फॉर स्टैंडर्ड यूनिट्स थे। और ये जो नीचे ये 39,000 आ रहा था, ये डिफरेंट इसलिए आ रहा था क्योंकि ये स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स है। और जो आपका एफिशिएंसी रेशियो है, जो आपका एफिशिएंसी रेशियो है उसमें आप स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स यूज करते हो, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज नहीं करते हो, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स यूज करते हो। और स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स को एक्चुअल आवर्स से डिवाइड करते हो। तो बात थोड़ी सी
डिफरेंट हो जाती है, इसीलिए यहाँ पर ये 39,000 आएगा। अच्छा, ये 39,000 तो आ गया, यानी कि 39,000 का मतलब ये है कि लेबर ने जो 40,000 यूनिट्स बनाए, 40,000 फुटबॉल्स बनाई हैं कंपनी के हिसाब से, वो काम कितनी देर का था? 39,000 आवर्स का था। लेकिन लेबर ने करंटली वो काम कितनी देर में ख़त्म किया था? 60,000 आवर्स में ख़त्म किया था। इसीलिए लेबर इनएफिशिएंट था और उसकी एफिशिएंसी रेशो या एफिशिएंसी जो थी वो 65% थी। अब हम अगर ऑप्शन नंबर 1 पर आए, ऑप्शन नंबर 1 ये कहता है, ऑप्शन नंबर 1 ये कहता है कि मैं लेबर को जो है वो एक फुटबॉल बनाने के 72 रुपीज़ दूंगा, चाहे वो 10 घंटे लगाए, 20 लगाए, 50 लगाए, 1 घंटा लगाए। दूसरों से ये बोला कि इसकी वजह से एफिशिएंसी रेशो जो कि अभी 65% है वो 78% हो जाएगा। हाँ, 40,000। हमने जो ये कैलकुलेशंस करी हैं 60,000 आवर्स की, हमने 40,000 के हिसाब से ही करी है ना, कि 40,000 फुटबॉल्स 1.5 घंटे के हिसाब से 60,000 आवर्स में लेबर ने बनाई। अच्छा, अब मुझे बताओ अगर एफिशिएंसी रेशो अब 78% हो जाता है तो एक्चुअल आवर्स कम हो जाएंगे या ज़्यादा? कम हो जाएंगे, क्योंकि वो लेबर ज़्यादा एफिशिएंट हो गया। बताओ कितने हो जाएंगे अब एक्चुअल आवर्स? 46,800। क्या सबका सेम आंसर आ रहा है? चेक कर लो। $50,000 आ रहा है। चेक करो भाई। देखो एफिशिएंसी रेशो का फॉर्मूला क्या है? एफिशिएंसी रेशो इज इक्वल टू स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स। ऐसा ही है ना? अच्छा, एफिशिएंसी रेशो तो अब कहाँ चला जाएगा? सही है। क्या स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स में कोई चेंज है? नहीं आएगा। 39,000। तो एक्चुअल आवर्स आपको ढूंढना है ना, एक्चुअल आवर्स लेफ्ट साइड पर आएंगे तो 39,000 डिवाइडेड बाई 78%, 50,000। 50,000 घंटे में अब ये काम हो रहा। ठीक है। अब ऑप्शन नंबर 1 के हिसाब से बताओ टोटल कॉस्ट क्या लगेगी? अगर ऑप्शन नंबर 1 पर जाते हैं तो हमारा खर्चा, हमारी कॉस्ट क्या बनती है? $10 million टोटल कॉस्ट। क्या? लेबर की कॉस्ट? लेबर की कॉस्ट निकालना बड़ा आसान है। लेबर को वो आवर्स के हिसाब से तो पैसे ही नहीं दे रहा। वो तो बोल रहा है भाई एक फुटबॉल बनाने के 72 दूंगा। तो यार सीधा सीधा लेबर की कॉस्ट, लेबर की जो कॉस्ट होगी वो हो जाएगी, 40,000 फुटबॉल्स बन रहे, एक फुटबॉल के 72 रुपीज। कितने हुए? ठीक है, 2880,000। ठीक है, लेबर के लिए तो कोई मसला ही नहीं है, यूनिट्स को पर यूनिट रेट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो फिर सर आवर्स ढूंढने क्यों? ओवरहेड्स के लिए। क्योंकि ओवरहेड्स का रेट जो दिया हुआ था वो दिया हुआ था वेरिएबल ओवरहेड्स रेट पर लेबर आवर। तो अगर वो पर लेबर आवर दिया हुआ था तो आपके पास जो वेरिएबल ओवरहेड्स होंगे ना, अब आपकी फैक्ट्री में काम हुआ है 50,000 घंटे और जो पर आवर रेट होता है वो 75 होता। तो कितना बना? 3750,000। इन दोनों को ऐड करो। ठीक है, 6630,000। ये ऑप्शन नंबर 1 के हिसाब से आपका आंसर आएगा, 6630,000। कितनी फुटबॉल्स बनी है?
एक फुटबॉल के अगेंस्ट लेबर को कितना खर्चा देता हूँ 72, तो लेबर की कॉस्ट कितनी हुई 40,000 इंटू 72, ये आ गया समझ। अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड्स का पर आवर रेट कितना है और कितने घंटे काम हो रहा है फैक्ट्री में, कितने घंटे, 50,000 घंटे काम हो रहा है ना, एक्चुअल आवर्स 50,000 घंटे काम हो रहा है, तो 50,000 घंटे के 75 रुपए के हिसाब से कितने बनते हैं 3750,000, और दोनों को ऐड कर दो, सही है, दोनों को ऐड कर दो, सिंपल। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं ऑप्शन नंबर 2 पर, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में बोलते हैं इंट्रोड्यूस अ मंथली ग्रुप बोनस प्लान। अच्छा, ग्रुप बोनस प्लान क्या होता है सर, क्या कोई इंडिविजुअल बोनस प्लान भी होता है? हाँ, ग्रुप बोनस प्लान वो होता है जिसमें मैं एक ग्रुप ऑफ वर्कर्स को इकट्ठा बोनस दे रहा हूं, ठीक है। मिसाल के तौर पर कोई कार मैन्युफैक्चरिंग है, जिस कार मैन्युफैक्चरिंग में एक बंदा होगा जो गाड़ी का शीशा लगाएगा, एक बंदा होगा जो टायर लगाएगा, एक बंदा होगा जो इंजन लगाएगा, तो मैंने उस पूरे ग्रुप को बोल दिया कि तुम लोग अच्छा काम करोगे तो XYZ बोनस मिलेगा। इंडिविजुअल बोनस प्लान में आउटपुट जनरली एक इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है और उस इंडिविजुअल को बता दिया जाता है कि तुम अगर XYZ क्वांटिटी से ज़्यादा यूनिट्स बनाओगे तो तुम्हें बोनस मिलेगा। बहरहाल यहाँ पर इसने बोला हुआ है, हालांकि फुटबॉल बनाने के केस में फुटबॉल जनरली एक इंडिविजुअल बना लेता है, लेकिन कोई ऐसी फुटबॉल होगी जिसमें पेंट करने वाला अलग है, सिलाई करने वाला अलग है, कटिंग वाला अलग है, तो बोला हुआ है इंट्रोड्यूस अ मंथली ग्रुप बोनस प्लान, माहाना मैं ग्रुप बोनस प्लान यानी कि बोनस दूंगा with a guaranteed wage of ₹48 per hour। guaranteed wage of ₹48 per hour का मतलब ये है कि इतने पैसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, पर आवर आपको 48 रुपीज मिलेंगे ही मिलेंगे। बेस्ड ऑन अ स्टैंडर्ड, बेस्ड का मतलब ये है कि ये जो आपके पास नंबर ऑफ आवर्स होंगे ये कौन बताएगा, 48 पर आवर का रेट तो होगा, लेकिन नंबर ऑफ आवर्स जो होंगे वो क्या होंगे। अच्छा, पहले रेट कुछ और था, हाँ पहले रेट क्या था, अभी एग्जिस्टिंग रेट 42 था ना, अब वो अप्लाई नहीं होगा। बोलता है कि मैं आपको 48 रुपीज पर आवर के हिसाब से पैसे दूंगा बेस्ड ऑन अ स्टैंडर्ड 1.4 आवर्स पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, और वो बोलता है कि मैं ये एज्यूम करूंगा कि आपने एक फुटबॉल 1.4 आवर्स में बनाया, ठीक है ना। तो इफेक्टिवली पता है इसमें भी क्या ये घुमाकर बात क्या कर रहा है, घुमाकर ये बात कर रहे हैं एक फुटबॉल बनाने के 56 रुपीज दूंगा, क्योंकि वो क्या बोलता है, वो बोलते हैं 1 घंटे के मैं तुम्हें 48 रुपीज दूंगा, और फिर बोलते हैं कि मैं यही सोचूंगा, यही एज्यूम करूंगा कि तुम एक फुटबॉल 1.4 आवर्स में बनाते हो, मैं 1.5 घंटे में बनाऊंगा तो भी 1.4 आवर्स की वर्किंग के हिसाब से, 1 घंटे में बनाऊंगा तो भी 1. तो यार घुमा फिरा कर वो ये कहना चाह रहा है कि मैं तुम्हें 48 इंटू 1.4 कितना बनता है 56, एक फुटबॉल बनाने के 56 रुपीज दूंगा, यही बात हो गई ना, क्योंकि उसने मुझे रेट भी तय कर दिया, उसने बोल दिया कि मैं एज्यूम भी ये करूंगा कि एक फुटबॉल इतनी देर में बनेगी। दिस प्लान इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस दी ओवर टाइम बाई 60%। कंपनी को यूँ लगता है ऐसा अगर हम प्लान अनाउंस करेंगे ना तो इससे जो हमारा ओवर टाइम है वो 60% से कम हो जाएगा, ठीक है, 60% से ओवर टाइम कम हो जाएगा। अच्छा, गारंटीड वेज का क्या मतलब होता है, गारंटीड वेज का क्या मतलब होता है, गारंटीड मतलब अगर किसी चीज की गारंटी होती है उसका क्या मतलब है कि कंफर्म इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। अगर गारंटीड वेज लिखा हुआ है ना, अगर गारंटीड वेज लिखा हुआ है तो ये एप्लीकेबल वेज हो ये जरूरी नहीं है। इसका क्या मतलब है सर, काम करे ना करे उसको पैसे मिलेंगे, हाँ लेकिन जाहिर सी बात है वो काम करेगा, वो तो कमिटमेंट होगी, लेकिन कहने का मकसद ये है कि जो ऊपर हिसाब किताब आपको पहले बताया हुआ था उसके हिसाब से अगर आपकी तनख्वाह कम बनी तो इस हिसाब से जितनी तनख्वाह बनती है वो मिलेगी ही मिलेगी, हायर ऑफ वाला रूल, यानी कि आपकी तनख्वाह इससे ज्यादा बनी तो वो ले लेना, लेकिन अगर आपकी तनख्वाह इस वैल्यू से कम बनी तो फिर तो इतना तो हम देंगे ही देंगे।
तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि इन लेबर की जो गारंटीड वेज बन रही है ना, गारंटीड वेज वो कितनी बन रही है। अगर हम गारंटीड वेज की कैलकुलेशन करेंगे तो हम ये कह देंगे कि भाई 40,000 फुटबॉल्स हैं, कंपनी हर फुटबॉल के स्टैंडर्ड आवर्स 1.4 और हर आवर के हिसाब से 48 के रेट के हिसाब से पैसे देगी, तो जो गारंटीड वेज है वो कितनी बनेगी? 268,800,000। गारंटीड वेज का मतलब ये है कि मैंने मजदूरों को बोल दिया कि भाई आप लोग जो है वो घर 268,800,000 तो लेकर जाओगे ही जाओगे, अगर इससे कम काम हुआ तो फिर भी इतने पैसे तो दूंगा ही दूंगा, ठीक है। अच्छा, अगर लेबर की कॉस्ट की कैलकुलेशन करें, देखो इसने क्या बोला, इसने बोला भाई ये गारंटीड वेज है, ये एप्लीकेबल वेज नहीं है, ये पैसे मिलेंगे ये जरूरी नहीं है। इसका मतलब नॉर्मल हिसाब किताब जो चल रहा था ना पहले, उसी से सारी वर्किंग होगी, लेकिन उस वर्किंग का आंसर अगर कम आया तो इतने मिलेंगे। तो नॉर्मल हिसाब किताब तो ऊपर जो दिया हुआ था वो चल रहा था, और जो ऊपर हिसाब किताब दिया हुआ था उस हिसाब किताब के हिसाब से लेबर के एक्चुअल आवर्स कितने थे बताओ? 60,000 थे। 60,000 में से नॉर्मल कितने थे? 50,000, और ओवर टाइम कितने थे? 10,000। लेकिन उसने यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? दिस प्लान इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस दी ओवर टाइम बाई 60%। कंपनी का ये कहने का मतलब है कि अगर हम ऐसा इस गारंटी वेट प्लान अनाउंस करेंगे ना, जब वर्कर को पता होगा इतना तो घर पे मिलेगा ही मिलेगा, तो वर्कर जो है ना लंबी नहीं करेगा, लंबी नहीं करेगा, और जब लंबी नहीं करेगा तो ओवर टाइम कम होगा, और जब ओवर टाइम कम होगा तो वो कहता है कि 60% जो है वो ओवर टाइम कम हो जाएगा, यानी कि आपका ओवर टाइम जो है वो अब 10,000 नहीं होगा, बल्कि 10,000 का सिर्फ और सिर्फ 40% होगा, यानी कि आपका ओवर टाइम हो रहा होगा कितने घंटे? 4,000 घंटे, ठीक है। और अगर मेरा ओवर टाइम 4,000 घंटे होगा, अब इस हिसाब से मेरी तनख्वाह कितनी बननी चाहिए? पहले 50,000 घंटे के पहले 50,000 घंटे के पहले 50,000 घंटे के 42 के हिसाब से जो तय हुआ था, और ओवर टाइम के 4,000 घंटे के ओवर टाइम के जो 4,000 घंटे, इन ओवर टाइम के 4,000 घंटे के किस हिसाब से? 73.5 के हिसाब से। 2394000 2394000। तो अब मुझे बताओ इस वर्कर को क्या तनख्वाह 2394000 मिलनी चाहिए या 268,800,000? 268,800,000। क्यों? क्योंकि उससे ये बात करी थी कि भाई तुम्हें इतना तो देंगे ही देंगे, इससे कम बन रहा है तो इतना तो देंगे ही देंगे। तो सर गारंटीड वेज क्यों करी जाती है, ऐसे क्यों अनाउंस करी जाती है? गारंटीड वेज का एक फायदा है ना, गारंटीड वेज का एक फायदा है कि जो ओवर टाइम आवर्स थे वो कम हो गए। लेकिन सर ओवर टाइम आवर्स कम होने की वजह से फायदा क्या? लेबर की कॉस्ट तो बची नहीं। ओवर टाइम आवर्स जब कम होंगे तो फैक्ट्री कम देर चलेगी, जब फैक्ट्री कम देर चलेगी तो ओवरहेड्स में बचत हो सकती है। अब क्या होगा? अब आपके जब ओवरहेड्स का आप खर्चा निकालोगे, आपके पास दो चीजें आ गई ना। अब अगर इसकी फाइनल वर्किंग करें इस ऑप्शन की, तो हमारे पास जो है ना वो अल्लाह भला करे, एक तो आपकी लेबर कॉस्ट आ गई, आपकी जो लेबर कॉस्ट होगी वो एप्लीकेबल होगी 268,800,000 क्योंकि ये ज्यादा बन रहा है। और जो आपके वेरिएबल ओवरहेड्स होंगे, जो आपके वेरिएबल ओवरहेड्स होंगे, अब वो होंगे 54,000 आवर्स के 75 के हिसाब से 4.05 मिलियन। तो टोटल खर्चा क्या बनेगा? 6738,000। तो अब अगर मैं एग्जिस्टिंग सिचुएशन देखूं, उसका खर्चा ये आ रहा था 733,500,000। फिर जो हमने दूसरा ऑप्शन करा था उसका खर्चा 663,000, और जो तीसरा ऑप्शन हमने देखा उसका खर्चा 673,800,000। तो हमारा इस वर्किंग के बाद आंसर ये होगा कि हम ऑप्शन नंबर एग्जिस्टिंग नहीं एग्जिस्टिंग नहीं ना, ऑप्शन नंबर 1 ना, ऑप्शन 1 ऑप्ट करेंगे। ऑप्शन 1 का खर्चा कम नहीं आ रहा, ऑप्शन 1 में खर्चा 6630 सही है। ऑप्शन 1 का खर्चा सबसे कम है 6630,000, तो ऑप्शन नंबर 1 को हम ऑप्ट करेंगे।
ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से कोई भी एक स्टूडेंट इसकी पिक्चर ले लो, मैं इसका सोल्यूशन अपलोड कर दूं 5 मिनट में, फिर अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, आप लोग में से जिसने कॉपी नहीं किया वो कॉपी वगैरह कर लो, पिक्चर ले लो ताकि मैं जो है वो इसको अपलोड कर दूं अभी। सही है, अब आप लोग सेम हैंडआउट का क्वेश्चन नंबर 5 रीड करो। मैं जो है वो 2 मिनट के लिए मीटिंग से साइन आउट कर रहा हूँ।